नमस्कार साथियों, मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान, यानी कि इसमें जो है इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, सभी का जो है प्रश्न जो है यहाँ पर मिक्स प्रश्न है। इससे पहले हम लोग जो है 20 प्रश्न देख चुके हैं। जो भी साथी उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है, पहला प्रश्न ये रहा, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए दिया है हेगेल, ऑप्शन बी दिया है कार्ल मार्कस, ऑप्शन सी दिया है जेबी क्यूरी, ऑप्शन डी दिया है E.H. कॉर। तो हम इतिहास से ही सीखते हैं कि इतिहास से कभी हम आदमी जो है इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन है आपका ऑप्शन नंबर ए, हेगेल का कथन है। अगला प्रश्न दिया है, किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? ऑप्शन ए दिया है कार्ल मार्कस, ऑप्शन बी है जेबी क्यूरी, ऑप्शन सी दिया है कॉलिंगवुड, ऑप्शन डी दिया है E.H. कॉर। तो देखो, समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये कथन कहने वाले थे आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्कस। ठीक है, कार्ल मार्कस का कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो जितने भी साथी वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार जो है केवल MCQ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही मैं यहाँ करवाने वाला हूँ, और वो भी चरणबद्ध। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्कस के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो मार्कस के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है, इस ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन ए दिया है, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। ऑप्शन बी दिया है, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन सी दिया है, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर दिखे कि संघर्ष, वर्ग संघर्ष, ठीक है, शोषित वर्गों के बीच, ये इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी कि ये संघर्ष पर ही केंद्रित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्कस का ही सिद्धांत। ये जो सिद्धांत देने वाले थे कौन? कार्ल मार्कस, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अगला प्रश्न दिया है, कार्ल मार्कस ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? तो कार्ल मार्कस ने वर्ग संघर्ष की जो प्रक्रिया है इसको किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? तो ये समझाया था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत की मदद से। आगे देखते हैं, इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन किसका है? तो इतिहास विगत की राजनीति है, यह कथन है। ये कथन जो है ये है आपका सीले का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, अब यहाँ पर जो है अब अगला प्रश्न जो आ रहा है ये है राजनीति शास्त्र से। ठीक है, तो प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? ऑप्शन ए दिया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन ये भी होना चाहिए 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी दिया है 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन डी है 1813 का चार्टर एक्ट। तो भारत के गवर्नर जनरल को जो है 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसके द्वारा जो है अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। ऑप्शन नंबर ये भी है, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के तहत समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये 1784 ईस्वी में जो है पारित किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट। आगे देखते हैं, किस निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है।
जो कि एक अधिनियम पर है। तो इसमें से कौन सा एक अधिनियम है जो मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी उसे जो है जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जो है ये जाना जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जो मार्ले मिंटो सुधार को जो है यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम को जो है मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखते हैं मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। मिंटो मार्ले यानी मार्ले मिंटो सुधार का जो उद्देश्य क्या था बोल रहा है। तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका जो है उद्देश्य था मार्ले मिंटो सुधार का। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? अगला प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 में जो है पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा जो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में जो है लाया गया था। आगे देखते हैं भूगोल का प्रश्न आ गया। भूगोल भूतल का अध्ययन है यह किसने कहा था? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है ये कहने वाले थे आपका टॉलमी। ठीक है, भूगोल भूतल का अध्ययन है ये कथन है आपका टॉलमी का कथन है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। ठीक है ना, तो भूगोल भूतल का अध्ययन है यह किसने कहा था? ठीक है, तो ये टॉलमी नहीं हो सकता जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांट का कथन है। ठीक है, कांट का कथन है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। यह कथन कहने वाले थे कांट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं भौगोलिक विचारधारा में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो भौगोलिक विचारधारा में नवनियतिवाद की विचारधारा का जो प्रवर्तक हैं ये हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर हैं नवनियतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक। अगला प्रश्न देखते हैं वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? तो वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन है जेम्स हटन का। ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हटन का कथन है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। ये कथन है जेम्स हटन का। आगे देखते हैं स्थल स्वरूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कथन किसका है? स्थल स्वरूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है यह कथन किसका है? तो यह कथन है WM डेविस का कथन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है WM डेविस। अगला प्रश्न ही कथन पर है यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है? यह कथन जो है निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ठीक है, इनका कहना था कि इतिहास यदि कब का वैज्ञानिक अध्ययन करता है तो भूगोल भी कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है। यह कथन है आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल सावर। ऑप्शन नंबर ए, कार्ल सावर का कथन है। ठीक है, ये कथन किसका है? तो कार्ल सावर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जो जन्मदाता है ये माना जाता है पेसेल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, पर्यावरण पर आधारित प्रश्न आ गया है। तो पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है, तो पर्यावरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वस्तु का पर्यावरण, यानी कि चारों ओर का जो घेरा हुआ भाग है उसे जो है पर्यावरण कहा जाता है। तो वस्तु का पर्यावरण इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया है पर्यावरण के घटक तत्व हैं। पर्यावरण के
घटक तत्व हैं। ऑप्शन ए दिया है भौतिक अजैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, ठीक है। तो ऑप्शन सी दिया ए व बी दोनों। तो जो भौतिक घटक बोल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ए और बी दोनों जो है पर्यावरण के घटक तत्व हैं। आगे देखते हैं अजैविक पर्यावरण में कौन शामिल नहीं है। तो अजैविक पर्यावरण में ये ऑप्शन में से कौन शामिल है। ऑप्शन ए स्थल, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी जीव। तो अजैविक पर्यावरण में शामिल नहीं कौन सा, जीव जो है शामिल नहीं है। बाकी स्थल, जल और वायु जो है अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं जैविक पर्यावरण का निर्माण होता है। तो जैविक पर्यावरण का निर्माण पेड़ पौधों से और जीव जंतु दोनों से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ए व बी दोनों। आगे देखते हैं अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। अधोलिखित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व वातावरण का, ठीक है। तो भूमि का रूप भी भौतिक वातावरण के अंतर्गत आएगा, मिट्टी भी भौतिक वातावरण के अंतर्गत आएगा, खनिज भी आएगा, लेकिन जो बस्तियां हैं ये नहीं आएगा। हालांकि पर्यावरण के अंतर्गत आएगा लेकिन भौतिक वातावरण तत्व के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, बस्तियां। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसे पैरेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो पैरोट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो को जो है जाना जाता है पैरोट ऑफ इंडिया। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान है एटा में, इसका जो है जन्म हुआ था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो अमीर खुसरो जो है किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न दिया है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो जो है ये थे अलाउद्दीन खिलजी के एक दरबारी कवि थे। पूछ सकता है कि अमीर खुसरो जो है किस शासक के दरबारी कवि थे। तो थे अलाउद्दीन खिलजी के थे। अलाउद्दीन खिलजी के एक दरबारी कवि थे। अब अगला प्रश्न आ गया है जो कि है, अगला प्रश्न है कि ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष जो है विश्व में से कोई संबंध नहीं होता। तो उसे कहते हैं समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। अगला प्रश्न दिया गया है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। तो उसे जो है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करेंगे भारत को, ठीक है। भारत को एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित करेंगे। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। तो किसी देश का आर्थिक विकास जो निर्भर है वो किस पर करता है। तो वो करता है, देखो, प्राकृतिक संसाधन पर भी निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर भी और बाजार का आकार पर भी निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी जो है इसका सही विकल्प होगा। आगे देखते हैं वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है वैश्वीकरण का अर्थ होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। तो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण जो है ये इसका अर्थ होता है वैश्वीकरण का। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दिया है वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। तो इसकी जो प्रक्रिया ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना वैश्वीकरण की प्रक्रिया है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों के पास ज़रूर कर देना मित्रों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।